वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज पढ़ेंगे क्लास 12th की सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर एंड इंडियन सोसाइटी। ओके, तो आज हम सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें देखो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है टू द ज्योग्राफी। अगर आपके पास क्लास 12 में ज्योग्राफी है तो तुम्हें ये चैप्टर ज़्यादा आसान लगेगा। देखो अब इसमें हम मिली पॉपुलेशन कॉम्पोजिशंस एंड व्हाट इज डेमोग्राफी पढ़ेंगे। अब क्या ज़रूरत है हमें ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को सोशियोलॉजी में पढ़ने की। सोशियोलॉजी क्या है? वी आर स्टडिंग अबाउट द सोसाइटी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ऑलरेडी हमें थोड़ी सी नॉलेज होती हैगी, बिकॉज कहीं पे भी हमारी इसकी नॉलेज जीरो नहीं होती है। जीरो लेवल से सोशियोलॉजी क्यों स्टार्ट नहीं करते? क्यों? बिकॉज जिस दिन से हम पैदा हुए हैं वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी। हमारे फर्स्ट टीचर कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स, हमारे नाना नानी, हमारे दादा दादी। वो हमें सिखाते रहते हैं सोसाइटी के बारे में और जिस कल्चर में हम रह रहे होते हैं। ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हमने, दैट वी आर लर्निंग इन अ सोसाइटी सिंस आवर बर्थ। बट फिर भी अगर हम जब सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो हमने जो कुछ भी सीखा है हमें उसे भूलना पड़ता है। क्यों? बिकॉज जो हमने सीखा है अभी तक अपनी सोसाइटी से, इट इज़ वन साइडेड, इट इज़ सब्जेक्टिव। अब हमें पूरे वर्ल्ड का लेके देखना है। तो ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करी थी। आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। सेकेंड चैप्टर में अब डेमोग्राफी के बारे में बात करेंगे। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, कैसी पॉपुलेशन है, क्या उसके अंदर चल रहा है। अब क्यों पढ़े भैया सोशियोलॉजी में हम ये? तो सबसे पहली बात ये है आप लोगों के लिए जानी, इसलिए पढ़े। देखो सोशियोलॉजी में हमें पढ़ना है डिफरेंट कल्चर्स ऑफ अ सोसाइटी। हमें पढ़ना है कैसे एजुकेशन लेवल है इस कंट्री का, हमें पढ़ना है किस तरीके से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो उसके लिए एटलीस्ट उनका सेंसेस, यानी कि कितने लोग हैं, कितने लोग जिंदा है, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग जल्दी मरते, कितने लोग देर से मरते हैं, ये सब जो जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट जिसको हम एक तरीके से कहते हैं स्टैट्स, हमें पता होना चाहिए। इसीलिए आपकी ये जो फर्स्ट बुक है इसमें हम सबसे पहले डेमोग्राफिक फीचर्स जानते हैं। तो विद दिस आई विल स्टार्ट द चैप्टर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। एंड इफ यू डोंट नो मी, आई एम सिमरन सहानी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 11th एंड 12th की ह्यूमैनिटीज़ का फुल कोर्स करा रखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबकी वीडियोस गिवन है। यू कैन गो एंड स्टडी। एंड इफ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर या फिर किसी भी चैप्टर के ह्यूमैनिटीज़ के 11th 12th के, यू कैन गो एंड टेक इट फ्रॉम माई इंस्टाग्राम ID। स्क्रीन पे आपको ID दिख रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाके आप नोट्स ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी चैप्टर में पढ़ेंगे तो इट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ एरिया, ऑफ अ रीजन। यानी कि बहुत सिस्टम लगा के अपना कंप्यूटर खोल के बड़ी सारी किताबों में लिख के लंबा चौड़ा सा एक अकाउंट बना के हम पता लगाते हैं कि एक पॉपुलेशन में या एक कंट्री में, एक मोहल्ले में, एक शहर में, एक गांव में कितने लोग रहते हैंगे। तो ये लोकल लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है और हमें वर्ल्ड पॉपुलेशन भी अपनी पता है। तो इसको कहते हैं डेमोग्राफी। जब आप पॉपुलेशन के बारे में जानते हो तो उसको कहते हैं हम डेमोग्राफी, सिंपल सा। अब ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है एंड दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन। आई विल बी टेलिंग यू 1 मार्क क्वेश्चन ऑल ओवर द चैप्टर। तो रजिस्टर खोलो, लिखो, वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो इट इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोस। डेमोस मतलब पीपल, वहाँ लिखा है देखो। और ग्राफी मतलब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। देखो ये जो है एग्जाम में ये आ जाता है और जब हम इस पे ध्यान नहीं देते एग्जाम, अरे यार याद था, ऐसा होता है हमेशा इन छोटी छोटी चीज़ों को। तो डेमोस मीन्स पीपल एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्राइब। तो क्या है ये डेमोग्राफी? हमें किस टाइप के लोग, पीपल, जनता रह रही है कहीं कंट्री में, मोहल्ले में, शहर में, गाँव में, वो हमें डेमोग्राफी सब कुछ हमें बता देता है। नाउ देयर आर वी कैन से 2 टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। अगर हमें डेमोग्राफी किसी जगह की जाननी है, फर्स्ट इज द फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सेकेंड इज द सोशल डेमोग्राफी। अब नाम से ही पता चला फॉर्मल मतलब फॉर्मल बातें होंगी। फॉर्मल में हमें मैथमेटिकल फिगर्स मिल जाती हैं सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि नंबर ऑफ मेल्स इतने हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स इतनी है, यूथ पॉपुलेशन इतनी है, वर्किंग पॉपुलेशन इतनी है, अर्बन एरियाज़ में इतने लोग रहते हैं, गांव में इतने लोग रहते हैं। ये हमें फिगर बता देते हैं। अब मैंने कह दिया कि इस टाउन के अंदर, ए है टाउन का नाम, इसके अंदर 1 लाख लोग रहते हैं और जो टाउन बी है इसके अंदर 2 लाख लोग रहते हैं। तो दिस आई एम गिविंग अ फॉर्मल डेमोग्राफी। मैं एक फॉर्मल डेमोग्राफी दे रही हूँ। नाउ आई विल से सोशल डेमोग्राफी क्या होती है। सोशल डेमोग्राफी बताता है अबाउट बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन कितना हो रहा है। देन मैं बता रही हूँ तुम्हें
कि जो हमारा क्या कहते हैं टाउन ए है वहाँ पे बर्थ रेट्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहाँ पे डेथ रेट्स कम है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहाँ पे लोगों को अगर बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक होकर घर आ जाते हैं, देयर आर लेस बर्थ रेट्स, लेस डेथ रेट्स। तो तुम कहोगे दैट इसकी सोशल डेमोग्राफी से हमें पता चले जो टाउन ए है वो डेवलप्ड है, अच्छा खासा वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन सिस्टम है ना। टाउन बी की बात करो तो मैं वहाँ कह रही हूँ कि ना वहाँ पे एजुकेशन मिल रही है बच्चों को, ना वहाँ पे अच्छा खाना पीना मिल रहा है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी, एंड पीपल वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं शहर की तरफ। तो दैट मीन्स तुम समझ जाओगे कि जो टाउन बी है इट इज़ नॉट दैट मॉडर्न, इट इज़ नॉट दैट डेवलप्ड, वो अंडर डेवलप्ड है, वो बेकार है। तो ये बातें क्या तुम्हें पहले समझ में आई थी जब मैंने तुम्हें फॉर्मल डेमोग्राफी दी थी कि यहाँ पे भी 1 लाख लोग रहते हैं, यहाँ पे भी 1 लाख लोग रहते? नहीं, ये बातें तुम्हें तब समझ में आई जब मैंने तुम्हें सोशल डेमोग्राफी के बारे में बताया कि वहाँ पे बर्थ रेट तो ज़्यादा है कोई बात नहीं, बट वहाँ पे डेथ रेट कम है, यानी कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है, वहाँ पे एजुकेशन भी मिल रही है लोगों को। और टाउन बी का मैंने तुम्हें बताया कि वहाँ पे ना पढ़ाई लिखाई है, ना हॉस्पिटल, ना कुछ है, और लोग वहाँ से माइग्रेट करें अर्बन एरियाज में, दैट मीन्स वहाँ पे लोग नहीं रहना चाहते हैं। तो अब हमें अंदर का पता चल रहा है, खाली ऊपर ऊपर से जब हम देखते हैं ओनली मैथमेटिकल फिगर्स, आई एम गिविंग यू दैट इज फॉर्मल डेमोग्राफी, आप समझ गए होगे। एंड सोशल डेमोग्राफी में हम पर्टिकुलर सोसाइटी को अंदर से जाके उसकी डीप स्टडी करते हैं। ओके, तो टाइम बदला समय के साथ साथ। पहले क्या होता था, पहले होते थी हमारे किंग्स होते थे, धीरे धीरे सोसाइटी में रेवोल्यूशन आया एंड एक चीज़ शुरू हुई, सेंसस। सेंसस हम सबको पता है, दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग। हमारे घर पे कभी कभी 2 अंकल आते थे रजिस्टर लेके, पूछते थे घर में कितने, पहले तो हम डर जाते थे उन देख के, मम्मी कौन आया है, ठीक है, तो वो आते थे, वो लिखवाते थे आप कितने साल के हो। मुझे याद है जब मैं छोटी थी आए थे, 2011 में आए थे लास्ट, तो पूछ रहे थे स्कूल बताओ अपना, तो वो हमें आते बातें करके जाते, कभी कभी गिफ्ट भी दे के जाते। तो सेंसस करवाने आए थे 2011 में, आपके घर पे भी आए होंगे, आपको याद होगा। तो इस तरीके से सेंसस होते हैं। तो सेंसस क्या होता है, सेंसस इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन, वही मैंने बताया ना, रजिस्टर लेकर आएंगे, अब तो शायद लैपटॉप लेके आए आगे चल के। सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ पीपल लिविंग इन अ रीजन, एक रीजन के, रीजन कंट्री मान लो और कह लो, अपना मोहल्ला ले लो, अपनी सोसाइटी ले लो, अपना शहर ले लो, कुछ भी ले लो, किसी भी रीजन का जब सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है ऑफ पीपल कि कितने लोग रह रहे हैं, वो हर एक के घर में जाते हैं, डोर टू डोर जाके पता करते हैं कितने लोग रह रहे हैं। अभी रिसेंटली किसी की डेथ हुई थी, ये भी पूछते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेंसस। और यही बेसिक चीज़ है, आपके एग्जाम में 1-2 मार्क की डेफिनेशन में आएंगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स अगर तुम इसको लिख दोगे, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ पीपल लिविंग इन अ रीजन। आ गए 2 नंबर पक्के। तो इसको कहते हैं हम सेंसस। अब सेंसस की ओके, तो सेंसस क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया। अब इस सेंसस को हम सोशियोलॉजी में क्यों पढ़े हैं, तो देखो सोशियोलॉजी जो डिसिप्लिन एज अ सब्जेक्ट बना है उसमें ये सेंसस, ये डेमोग्राफी दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने तुम्हें बताया डेमोग्राफी इंपॉर्टेंट है, अगर हमें सोसाइटी को जानना, सोशियोलॉजी पढ़नी है तो ऑब्वियस है सेंसस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, किस लिए, सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए। तो देखो अब कब स्टार्ट हुए ये सेंसस होना, यानी कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का पता लगाना कि लोग कितने रह रहे हैं, मेल कितने, फीमेल कितने हैं, ये सब पता लगाने की शुरुआत कब हुई। ये शुरू हुआ आप मान सकते हो 18th सेंचुरी में यूरोप की कंट्री से। कौन सी कंट्री से, फ्रांस की कंट्री आप एक तरीके से कह सकते हो। जब यूरोप की कंट्रीज़ के अंदर नेशन बनाने की भावना जगी, हमने क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें देखा था हमने लोग जो थे वो किंग के ऑप्रेसिव रूल से परेशान हो गए थे, उन्होंने जेल तोड़ी और उन्होंने किंग के खिलाफ बगावत करी। उन्होंने क्या कहा कि नाउ दे वांट अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उन्हें एक नेशन चाहिए। वहीं से आइडिया स्टार्ट हुआ था, तभी इंडियंस ने भी आगे चल के आज़ादी मांगी और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी और बाकी सब ने भी करी। तो यूरोप से स्टार्ट हुआ नेशन स्टेट का। जैसे पहले होता था हम इस किंगडम के, हम उस किंगडम के, जो नेशनलिज्म की फीलिंग, वी आर फ्रेंच, वी आर इंडियन, वी आर ऑस्ट्रेलियन, ये नेशन स्टेट बनना कब शुरू हुआ, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एक तरीके से आप कह सकते हो, या फिर 18th सेंचुरी में जब यूरोप की कंट्रीज़ ने नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ तब से ये शुरू हुआ। तो एक शुरुआत तब थी, तब लोगों को लगा अब हमारा नेशन है फ्रांस, तो अब हम गिनेंगे भैया फ्रांस में कितने लोग रहते हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी एज वाले हैं। तो तब हमने ये शुरुआत करी। सेकेंड चीज़ क्या सबसे इंपॉर्टेंट थी कि मॉडर्न साइंस ने एक बिल्कुल ही तरीका बदल दिया था ऑफ लुकिंग एट द स्टेट। स्टेट कौन हो गई, हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो रोल था आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों को समझ में आया गवर्नमेंट का खाली या फिर सरकार का या किंग का खाली एक काम नहीं है कि उसे हमें दुश्मनों से बचाने और उसने हमसे टैक्सेस लेने हैं। नहीं, गवर्नमेंट का काम है कि वो हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराए, गवर्नमेंट का काम है कि वो हमें सैनिटेशन प्रोवाइड कराए, गवर्नमेंट का काम है हाउसिंग प्रोवाइड कराए, गवर्नमेंट का काम है कि वो देखे कि जो लोग ऑप्रेस्ड हैं, जो लोग परेशान हैं, जो गरीब हैं, उनका
अपलिफ्टमेंट करे हमारी गवर्नमेंट। इस चीज़ को बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। तो जब वेलफेयर स्टेट का सिस्टम निकल के आया, पहला राजा क्या करता था, राजा तो खाता रहता था, मजे करता रहता, और किसान क्या करता था, रेवेन्यूज पे करता था भारी भारी। तो वो सिस्टम चेंज हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग जगी, और जो स्टेट है, जो सरकार है, उसको उसकी ड्यूटीज समझ में आई कि उनका काम क्या है, वेलफेयर स्टेट करने का। सब्सिडी दो, टैक्स भी लगाओ, सब्सिडी भी दो, और वेलफेयर करो पूरी सोसाइटी का। तो तब से शुरुआत हुई कि भाई आप सेंसस करेंगे, पता लगाएंगे कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, हमें पॉपुलेशन का पता चलेगा। फिर हम पता लगाएंगे कि कितनी वर्किंग लोग हैं, कितने एजुकेटेड है, तभी तो एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे जब पता होगा कि एक देश में कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ऑफ सेंसस। फर्स्ट टाइम सेंसस कहाँ हुए थे, फर्स्ट टाइम सेंसस हुए थे अमेरिका के अंदर। सेकेंड सेंसस आप एक तरीके से कह सकते हो हुए हमारे यूरोप की कंट्रीज में इन द 18th सेंचुरी। एंड देन नेक्स्ट क्या, इंडिया में सेंसस हुए थे ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंसस हुए थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। 1867 से 72 तक हमारे सेंसस हुए। एंड उसके बाद रेगुलरली इंडिया में सेंसस कंडक्ट होते हैं, अभी लास्टली भी हुआ था। एंड हमारे यहाँ 1881 के बाद से और भी ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे सेंसस कंडक्ट होते हैं। एंड एक तरीके से आप कह सकते हो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री। तो जो चाइना है फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री, वहाँ पे सेंसस नहीं होते हैं। तो अगर हम डेमोग्राफिकली चेक करें तो इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे सेंसस करवाए जाते हैं। तो यहाँ सेंसस हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ सबसे ज़रूरी चीज़ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं हम? सोशियोलॉजी के अंदर डेमोग्राफी पढ़ने का मतलब ये है कि इससे हम जानते हैं ऑफ द वेलफेयर स्टेट का फंक्शन। वेलफेयर स्टेट में तुम्हें बताया ना, स्टेट हमें सब्सिडी दे, स्टेट हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराए। वेलफेयर स्टेट का फंक्शन हमें तभी पता चला जब हमने डेमोग्राफी निकाली। अब डेमोग्राफी निकालने के भी हमारे पास दो मेथड्स है, एक फॉर्मल मेथड है और दूसरा मेथड को कहते हैं पॉपुलेशन स्टडी या फिर कहते हैं सोशल डेमोग्राफी। वही जो हमने ऊपर पढ़ा है इसको दोबारा हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। जो फॉर्मल डेमोग्राफी है उस पर हम क्वांटिटेटिव चीज़ों पे बात कर रहे हैं, क्वांटिटी, यानी कि 1 किलो आलू कहते हैं ना, क्वांटिटी में हम बचपन में पढ़ते थे सर्वनाम संज्ञा में, ठीक है। तो क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे, 1 किलोग्राम कह लो या 1000 पीपल कह लो या 1000 बॉयज़ कह लो। तो यहाँ बस क्वांटिटी की बात होती है। यहाँ पे मैथमेटिकल बहुत ही हाई लेवल की मैथ्स लगती हैं यहाँ पे, जो लोग उनको निकालते हैंगे, फिर वो स्टैट्स मीन मीडियन मोड निकाल के हमारा पूरा का पूरा जो स्टैट्स से सेंसस निकाल के रेडी कर देते हैं। दिस इज़ द फॉर्मल डेमोग्राफी। अब दूसरी होती है सोशल डेमोग्राफी, जिसको पॉपुलेशन स्टडी भी कहते हैं। इसमें हम डीप में जाते हैं कि अगर 1000 मेल हैं तो उन मेल में से कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। तो जब हम डीप में जाते हैं और उनको पढ़ते हैं, मतलब जो सोसाइटी की असलियत है, रियलिटी है, तो उसको हम पॉपुलेशन स्टडी या फिर सोशल डेमोग्राफी कहते हैं। आपको एग्जाम में इसका डिफरेंस लिखने को आएगा, सो यू कैन मेंशन इट इजीली नाउ। और हमें कॉन्सिक्वेंसेस, अब जब भी हमने कोई चैप्टर पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया कि माइग्रेशन हो रही है रूरल टू अर्बन, तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हैं कि क्यों हो रही है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। तो हमें पता चल रहा है कि गाँव में बिजली नहीं है, गाँव में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो इसलिए लोग वहाँ से मूव कर रहे हैं। तो जब हम कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हैं, एट दैट टाइम वी आर स्टडिंग द पॉपुलेशन स्टडी और डेमोग्राफिक सोशल डेमोग्राफी। और जब हम खाली मैथ्स के नंबर्स पे ध्यान देते हैं, दैट इज़ द फॉर्मल वन। तो यहाँ आपका पूरा कंप्लीट हो गया फर्स्ट टॉपिक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, द मैल्थ्यूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। मैल्थ्यूसियन की थ्योरी पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ पे उन्होंने क्या दी थी। ये पहले आप एक तरीके से फिलोसोफर कह सकते हो, सोशोलॉजिस्ट कह सकते हो, जिन्होंने थ्योरी निकाली थी। काफ़ी समय तक इनकी थ्योरी ही चलती रही। इनका नाम था सर रॉबर्ट थॉमस मैल्थ्यूस। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन ग्रोथ है बहुत फास्ट है, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो बर्थ रेट है, लोग जो बच्चे पैदा होंगे, वो जो ग्रोथ रेट है वो बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू द सब्सिस्टेंस रेट। एज़ कम्पेयर टू सब्सिस्टेंस रेट। सब्सिस्टेंस रेट मतलब कि जो खाना बनेगा, यानी कि जो लोग लाइवलीहुड बना पाएंगे, फूड जो ग्रेन बनेगा, वो रेट हमेशा कम होगा, और जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो हमेशा ज़्यादा होगा। इनका ऐसा कहना, इनका कहना था कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो भी धीरे होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी धीरे होगा, जो लोगों की लाइवलीहुड है, रोटी कपड़ा जो मकान है, वो जो प्रोसेस होगा वो धीरे धीरे चलेगा, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ती रहेगी। कभी भी ये इक्वल नहीं हो सकते। इन्होंने इस चीज़ को एक पूरा अपना मैथ से समझाया। इन्होंने कहा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो जोग्राफिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसमें इन्होंने नंबर दिए, क्या है ये, 2, 4, 8, 16, 32। तो यहाँ आप नंबर्स का डिफरेंस देख रहे हो, 2 से गया 4 पे, 8 से 16, 32। इसको बोला गया ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, कि इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। एंड हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, इन्होंने बोला कि क्या होगा, ये
स्लो होगा एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसके लिए इन्होंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया, उसका जो मेट्रिक दिया इसका अरिथमेटिक। इसमें देखो आप 2 का टेबल पढ़ोगे तो यहाँ पे इन्होंने 6 को स्किप कर दिया था, 2 4 सीधा हम 8 पे पहुँचे, फिर हम 16 पे पहुँचे। बट यहाँ पे बिल्कुल हम सीरीज़ में चल रहे हैं 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे 6 नहीं है, तो मतलब ये प्रोसेस तो स्लो चलेगा। यहाँ पे 6 नहीं है मतलब पॉपुलेशन तो भाग गई और अभी यहाँ पे जो खाना है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो यही डिफरेंस है, नंबर देख के तुम समझ गए होगे। तो यहाँ पे आएगा डिफरेंस कि जो कुछ % लोग होंगे उन पे खाने को ही नहीं होगा, तो हमेशा पॉवर्टी ही रहेगी इनके हिसाब से। इनका कहना था कि जो सोसाइटी है उसमें पॉवर्टी ही रहेगी, पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती रहेगी 2 4 8 के तरीके से, और जो खाना है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो तो 2 4 6 8 10 के हिसाब से चलेगा। दैट मीन्स उसका 2 4 6 8 10 मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन रेट स्लो होगा और पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगी। तो इनका ये कहना था कि इस गैप को हम कभी भी कम नहीं कर सकते हैं और वर्ल्ड के अंदर पॉवर्टी ही रहेगी। और इस गैप को कम करने का एक ही तरीका था, इस गैप को कम करने का तरीका था इनका था कंट्रोल और चेक करना, यानी कि बच्चे पैदा करना कम करो, आप लोग चेक्स लगाओ। एंड दूसरा तरीका क्या था कि जो नेचुरल फिनोमिना से अर्थक्वेक आता है, ब्रॉट आती है, डिजास्टर्स आते हैं और तब लोग मर जाते हैं, तो पॉपुलेशन मर गई, तो इस तरीके से पॉवर्टी कम हो सकती है। वरना इनके हिसाब से कोई और तरीका नहीं था हमारे देश में से, हमारे वर्ल्ड में से पॉवर्टी को कम करने का। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर सोसाइटी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट लाना है, यानी कि अगर पॉवर्टी खत्म करनी है, अब आप देखो तो यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना लो है, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो सेल्फ रिलायंट ही नहीं है, वो तो भूखे मरेंगे। ऐसी सिचुएशन में तो इन्होंने कहा कि क्या करना पड़ेगा अगर हमें इस चीज़ को दूर करना है, तो हमें कंट्रोल प्लस चेक करना पड़ेगा। अब 2 टाइप के चेक बताए गए। पॉजिटिव चेक, पॉजिटिव चेक है हमारा नेचुरल चेक, जो भगवान जी करते हैं अपनी तरफ से, जो नेचुरली होता है। जैसे कि फेमाइन आ गई, भगवान जी क्यों करते हैं, मतलब जो नेचुरली होता है अर्थ पे, तो जैसे फेमाइन आ गई, अर्थक्वेक आ गया एंड ड्रॉट हो गया, इस पर इंसान का जोर नहीं है, वो अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो इससे लोग मरेंगे एंड फिर वो जो ग्राफ में जो डिफरेंस था वो थोड़ा कम हो जाएगा, और ये कह रहा है पॉवर्टी थोड़ी सी खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या था, प्रिवेंटिव चेक, यानी कि आप खुद पॉपुलेशन कम करने की कोशिश करो, दैट इज मैन मेड चेक। जो आजकल भी इंडिया में लोग कहते हैं कि लेट मैरिज करो, सेलिबेसी परफॉर्म करो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करो, जिससे कि जो बर्थ रेट्स है उनको रोक पाए। तो जो हमारे ये मैल्थ्यूसन जी थे, इनका कहना था कि गरीबी तभी कम होगी अगर पॉपुलेशन कम करोगे, अगर पॉपुलेशन कम नहीं करोगे तो गरीबी कम नहीं हो सकती। अब इनकी बात से ना मैं सहमत हूँ ना बाकी के फिलोसफर सहमत हैं। उन्होंने कहा एक तरीका है जिससे हम गरीबी हटा सकते हैं, जिससे हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक प्रोडक्शन। अगर तुम एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस है कि जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं है कि आधी जनता को मार दो नेचुरल से, फेमाइन से, डिजास्टर से, नहीं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अगर आपने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ा दिया तो जो गैप है वो फुलफिल हो जाएगा। तो इस थ्योरी के क्रिटिक्स पढ़ते हैं एंड देन वी विल स्टडी द नेक्स्ट थ्योरी। ओके, तो ये जो मैल्थ्यूसन की थ्योरी जो हमें बिल्कुल सही नहीं लग रही है, काफ़ी समय तक इसी थ्योरी का यूज़ होता था, लोग इसको सच मानते थे। फिर धीरे धीरे जो यूरोप के काफ़ी सारे फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, एक तरीका है, वो तरीका है इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर देंगे तो हमें पॉजिटिव एंड जो हमारे मैन मेड चेक्स है खाली उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा पॉवर्टी कम करने के लिए। वी कैन डू द इकोनॉमिक ग्रोथ और हम पॉवर्टी कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को भी हम चेंज करवाएंगे एंड 19th सेंचुरी से जो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो चेंज हुआ, यूरोप की कंट्रीज़ में ही दिखाई देने लगा। वहाँ पे अपने आप ही बर्थ रेट कम होने लग गए, लोग एजुकेटेड होने लग गए। उन्होंने बर्थ रेट को कम कर दिया और मेडिकल फैसिलिटीज़ यूरोप में बढ़ने लग गई एंड वहाँ पे डिजीजेस कम हुई। जैसे कि आजकल भी अभी कोरोना वायरस डिजीज़ आई, इतनी सारी डेथ हुई, तो उस समय पर भी डिजीज़ होती थी, तब उस समय पर वहाँ पर इलाज बने एंड यूरोप के अंदर डिजीज़ कम हुई तो डेथ रेट भी कम हो गया हमारा एंड जो बर्थ रेट थे वो भी कम हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, सोसाइटी एडवांस होने लग गई, बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं और मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई, डेथ रेट भी कम है। तो एक तरीके से पॉपुलेशन स्टेबल टाइप हो गई थी एंड पता चला लोगों को कि अगर हम इकोनॉमी बढ़ा देंगे तो पॉवर्टी कम कर सकते हैं। ये जो थ्योरी थी इसको मार्क्सिस्ट एंड लिबरल्स, मार्क्सिस्ट मतलब जो कार्ल मार्क्स के फॉलोअर्स होते हैं मार्क्सिस्ट लोग, एंड लिबरल्स मतलब जो लिबरलिज्म पे बिलीव करते हैं, उन्होंने भी इस थ्योरी को अपोज करा। उन्होंने कहा ये कोई बात नहीं है कि खाली लोगों के मरने से पॉवर्टी कम हो सकती है, वी कैन डू द इकोनॉमिक ग्रोथ और हम पॉवर्टी कम कर सकते हैं। उन्होंने सेकेंड चीज़ ये बताई कि पॉवर्टी होने का एक मेन रीज़न है
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हम कहते हैं ना कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, दिस इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो सोसाइटी है उसमें जो बेचारा गरीब है वो कुछ कमा ही नहीं पा रहा और सारा पैसा अमीरों की जेब में जा रहा है। उन्होंने कहा अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही से एलोकेट हो जाए, यानी कि सबको अपने हक का मिल जाए, सब लोग एम्प्लॉयड हो, हर एक को सब्सिडी मिल रही है, हर एक के पास इनकम है अपनी, तो जो सोसाइटी है उसमें से पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। और ये काम किसका है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कराने का काम है हमारी गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का। तो उन्होंने ये कहा कि क्या है रीज़न पॉवर्टी का? पॉवर्टी का रीज़न है कि लग्जरी में माइनॉरिटी है, यानी कि अमीर लोग कम है, लग्जरी में माइनॉरिटी है, एंड देयर इज़ अ वास्ट पुअर मेजॉरिटी। तो पहले ज़माने में यही था, पुअर वाले बहुत ज़्यादा थे और लग्जरी में माइनॉरिटी रहती थी। तो इन्होंने कहा कि ये रीज़न नहीं है कि हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है और उसका अरिथमेटिक है, ये रीज़न नहीं है पॉवर्टी का। पॉवर्टी का रीज़न है एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड सेकेंड ज्योमेट्री का हमारा ये जो डिफरेंस है, जो पॉवर्टी है, उसका रीज़न ये है कि अगर सोसाइटी एडवांस कर देंगे, हम बर्थ रेट्स कंट्रोल करेंगे, डिजीजेस कम करेंगे, तो अपने आप जो सोसाइटी है इट विल बी डेवलप्ड। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है वो स्टेजेस में डेवलप होती है। इंडिया है, कितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनमें स्टेजेस से डेवलपमेंट आता है। जैसे एक बच्चा चलते चलते बड़ा हो जाता है धीरे धीरे, उसी तरह जो कंट्रीज़ है उनमें भी ट्रांजिशन आता है। पहला होता है हमारा इन्होंने भी बताया कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उस पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है किसी कंट्री में तो वहाँ की पॉपुलेशन स्टेबल होने लगती है। जैसे कि अगर आप कोई अंडर डेवलप कंट्री ले लो तो उनकी पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा ही होती है, एंड अगर डेवलप कंट्री देखो अमेरिका जापान जैसी, तो उनकी पॉपुलेशन कम होती है। कभी सोचा है क्यों? यही है कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाता है तो पॉपुलेशन अपने आप कभी नेगेटिव भी चली जाती है, कभी कभी स्टेबल हो जाती है। तो जो 3 फेजेस होती है उसमें जो फर्स्ट स्टेज है उनकी जो सोसाइटी होती है वो अंडर डेवलप्ड होती है, लो पॉपुलेशन वाली कंट्रीज होती है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका की कंट्रीज आप ले लो, दे आर इकोनॉमिकली ऑल्सो बैकवर्ड, और यहाँ पे बर्थ रेट भी हाई होता है एंड डेथ रेट भी हाई होता है। यानी कि बर्थ्स तो होते हैं यहाँ पे बट डेथ रेट हाई होता है, क्योंकि यहाँ ना मेडिकल फैसिलिटी है ना हॉस्पिटल्स होते हैं, इसलिए लोग मर जाते हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए लो पॉपुलेशन होती है। बर्थ रेट्स तो होते हैं बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ ह्यूज डेथ रेट, तो इसलिए जो पॉपुलेशन है वो यहाँ की लो रहती है। तभी ये बैकवर्ड नेशन है क्योंकि यहाँ मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। There are n number of diseases in the Africa, we know that. These are the first type nations. Next आता है सेकेंड, अभी आपको बाद में पढ़ाऊंगी। फिर हम आते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज कंट्रीज़ होती है हाईली डेवलप कंट्रीज, जापान हो गया, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया। यहाँ पे जो आप कह सकते हो जो पॉपुलेशन होती है या तो वो स्टेबल होती है या नेगेटिव में भी चली जाती है। यहाँ बर्थ रेट डेथ रेट दोनों कम होते हैं। बर्थ रेट कम क्यों है? लोग समझदार है, दे आर टेकिंग द चेक्स, एंड बर्थ रेट कम है। नेक्स्ट चीज़ डेथ रेट कम क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे खासे हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ पे डेथ रेट भी कम है। अब आ जाओ बीच वाली स्टेज पे जहाँ पे हमें इंडिया आते हैंगे। दिस इज़ अ ट्रांजिशन से, ट्रांजिशन मतलब बच्चा चल के मूव कर रहा है स्टेज के अंदर। हम बैकवर्ड सोसाइटी से एडवांस सोसाइटी में यहाँ पे मूव करते हैंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया, इस स्टेज के अंदर होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्या है कि इस चीज़ के अंदर बर्थ रेट बढ़ रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं एंड डेथ रेट कम हो रहा है, तो यानी कि इधर से भी पॉपुलेशन बढ़ी, बर्थ रेट बढ़ गए, एंड इधर से भी पॉपुलेशन बढ़ गई, डेथ रेट कम हो गए, बच्चे पैदा होते जा रहे हैं और जो जिंदा है अभी वो मर नहीं रहे। एक तरीके से इस लैंग्वेज में अगर आप बोलो तो ऑब्वियसली कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन रिप्लेस ही नहीं हो रही है, नए बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो जो बूढ़े हैं अभी वो भी हैंगे। तो ऐसी स्टेज के अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो जाती है। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ गई है, चाइना की पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो वी आर इन अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज। एंड इसको ट्रांजिशन स्टेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमने देखा है हम डेवलपिंग इकोनॉमी है। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता, नहीं, वी आर इन अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेज और हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला रहे हैं। तो विद दिस आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कंप्लीट हो गई। हमने तीनों स्टेजेस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के कुछ इंडिकेटर्स पढ़ेंगे जिन्हें हम क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। वी विल रिवाइज देम एंड लेट्स स्टडी देम। तो फर्स्ट इज बर्थ रेट। ये जो रेट्स होते हैं ये दो तरीके से, एक खाली नंबर होता है और दूसरी जो हमें चीज़ दे रखी होती है वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है। यानी कि आपको पहले नंबर ऑफ बर्थ पता चल गए, फिर उससे हम बर्थ रेट निकालते हैं। नंबर ऑफ बर्थ एक फिगर आ गए हैं हमारे पास और जो बर्थ रेट है उससे हम आगे कंपेरिजन कर सकते हैं। ऐसे ही डेथ रेट में नंबर ऑफ डेथ निकालते हैं हम, पहले वो नंबर आ जाते हैं हमारे पास, फिर उसका रेट निकाल के हम आगे कंपैरिजन करते हैंगे। तो नंबर ऑफ
या फिर आप कह सकते हो बर्थ रेट मतलब क्या है। अब बर्थ रेट निकालना है तो ज़रूरी है हमारे पास नंबर ऑफ बर्थ्स होने चाहिए। तो बर्थ रेट निकालते हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है कि कितने बच्चे पैदा हुए पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन में। डेथ रेट क्या है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। इसको मोर्टेलिटी रेट भी कहा जाता है, मोर्टेलिटी रेट, यानी कि कितने लोग मरे हैं, इससे हम निकालते हैं। नेक्स्ट इज रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी कि सोसाइटी में नेचुरली इंक्रीज कितना हो रहा है। नेचुरल मतलब कि अपने आप पैदा हो रहे हैं, अपने आप जो डेथ रेट है वो, तो इसको निकाला जाता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करके। तो क्या है नेचुरल इंक्रीज का फॉर्मूला, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अब वी विल स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल हमने पहले नहीं पढ़ा इतनी बारी। रिप्लेसमेंट, सोसाइटी में रिप्लेसमेंट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक घर में कोई बच्चा पैदा होता है, उसके कुछ समय बाद जो बड़े जन हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो रिप्लेस हो गया ना, एक पैदा हुआ दूसरे वाले मर गए। तो यहाँ जो पॉपुलेशन है उसमें रिप्लेसमेंट हुआ कि एक जनरेशन आई, दूसरी जो ओल्ड जनरेशन है दे आर डाइड, तो इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट लेवल ये होता है रिप्लेसमेंट लेवल। अब इसके भी तीन चीज़ें होती है, एक होती है ज़ीरो लेवल रिप्लेसमेंट। ज़ीरो लेवल रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं। इसमें जो रिप्लेसमेंट लेवल है बिल्कुल इक्वल रहता है, इसलिए इसको क्या बोला है, ज़ीरो लेवल। रिप्लेसमेंट सेम होता है नंबर ऑफ पीपल में, यानी कि जितने पैदा हुए हैं उतने ही मर जाएंगे, सेम रहेगा हमारा रेशियो। नेगेटिव लेवल, नेक्स्ट इज द नेगेटिव लेवल। नेगेटिव लेवल में क्या होता है, पॉपुलेशन नेगेटिव में चली जाती है, यानी कि नंबर ऑफ पीपल रिप्लेसिंग द ओल्ड आर लो, यानी कि नए बर्थ रेट हो ही नहीं रहे हैं एंड ओल्ड पीपल आर डाइंग। ये बहुत ही रेयर कंट्रीज में है, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि जापान में पीपल आर वरिड बिकॉज वहाँ पे दे आर नॉट एबल टू गिव बर्थ टू बेबीज़। क्यों, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं। हम डेवलप्ड कंट्री है, वो वर्क ओरिएंटेड हो गए, वर्कaholic हो गए हैं, एंड इस वजह से दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स। ऐसे ही रशिया के अंदर पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। तो ये वो सोसाइटी है जहाँ पे बच्चे पैदा नहीं हो रहे और बूढ़े लोग मर रहे हैं, तो नेगेटिव में जाएगी पॉपुलेशन, सही सी बात है। तो जापान, रशिया एंड यूरोप के सम कंट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव लेवल। तो यहाँ हमने रिप्लेसमेंट लेवल, रिप्लेसमेंट मतलब कि कौन पैदा हुआ और कौन मरा, किसने किसको रिप्लेस करा। तो फर्स्ट हमने पढ़ा जीरो लेवल, जिसमें कि जितने पैदा हुए उतने मर गए। सेकेंड इज द नेगेटिव लेवल, यानी कि पैदा हो नहीं रहे और मरते जा रहे हैं, तो दैट मीन्स पॉपुलेशन नेगेटिव में जाएगी। जो थर्ड होता है दैट इज अगेन आर पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। इसमें क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो जाती है कि नए भी पैदा होते रहते हैं और जो बूढ़े वाले होते हैं वो मरते तो है बट उतने ज़्यादा नहीं। तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसमें जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोड हो जाती है। इसमें जो रिप्लेसमेंट है वो भी बहुत हाई नहीं हो पाता है बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ बर्थ रेट्स और डेथ रेट कम हो गए हैं। क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अंदर, नंबर ऑफ पीपल रिप्लेसिंग द ओल्ड बिकम्स वेरी हाई, यानी कि बर्थ रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जो डेथ रेट है वो लो हो जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में। तो दीज आर द थ्री रिप्लेसमेंट लेवल, दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स दैट वी हैव टू स्टडी। तो यहाँ हमने पॉपुलेशन के इंडिकेटर्स पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट आपको फर्टिलिटी रेट एंड देन एज, सेक्स कॉम्पोजिशन, एज स्ट्रक्चर, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा आगे के इंडिकेटर्स में। देन वी विल स्टडी द होल अबाउट इंडिया। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज करते हैं। वी स्टडीड व्हाट इज डेमोग्राफी, फॉर्मल डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी, फिर हमने दो थ्योरीज पढ़ी, मैल्थ्यूसन की थ्योरी, उसके क्रिटिक्स एग्जाम में ज़रूर आएगा इस पर क्वेश्चन। देन वी स्टडी थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड देन हमने कुछ की कॉन्सेप्ट्स पढ़े ऑफ आर इंडिकेटर्स, बर्थ रेट, डेथ रेट, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और रिप्लेसमेंट लेवल हमने पढ़ लिया है। तो विद दिस आपका हाफ ऑफ द चैप्टर इज कम्प्लीटेड। अब जो इंडिया वाला पोर्शन है दैट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पार्ट 2 वीडियो, यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम इट। एंड आई होप तुम्हें सोशियोलॉजी का ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी in the comment section and with this I am ending today's video। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम से जाके ले सकते हो। सोशियोलॉजी की जितनी भी वीडियोस आपकी होंगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनेगी, सोशियोलॉजी क्लास 12 बाय सिमरन साहनी, वहाँ से जाके आप सोशियोलॉजी का फुल सिलेबस पढ़ना। एंड पॉलिटिकल इको साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री वो सब भी गिवन है, सो यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो फॉर विद ऑल योर क्लासमेट्स एंड अच्छी लगी तो लाइक कर देना। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आपसे मिलूंगी अब मैं सेकेंड पार्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। Let's meet in the second part video and end this chapter.